आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने आनंदपुर में आग की जो घटना हुई उसके खिलाफ रैली निकाली। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। मिছিল में 2000 बीजेपी कार्यकर्ता है, लेकिन पूरा सड़क में जितना भी लोकल जनता है सब उमड़ पड़ी। इसलिए ये लोग ये सरकार का जो गंदा काम ये कर रहा है, भ्रष्टाचार और इनह्यूमन काम कर रहा है, इसका खिलाफ जनता का आवाज बीजेपी उठा रहा है। हम लोग हाईकोर्ट जाकर ये जुलूस किया। आज का जुलूस में जितना आम जनता का पार्टिसिपेंट है, इसलिए वो लोग रुका था। उसका पास जानकारी था कि बीजेपी जब आएगा, जब बीजेपी का सब सैनिक सड़क पर उतार जाएगा, तब जनता उसका साथ जुड़ जाएगा। इसलिए वो लोग रुका था, लेकिन हाईकोर्ट जाना पड़ा, परमिशन भी मिल लिया। हाईकोर्ट जैसे जैसे गाइडलाइन और कंडीशन दिया वो मानते हुए प्रोग्राम चल रहा है। अब देखिए, ममता बनर्जी का साथ ये जो असली जेनोसाइड के लिए आर्किटेक्टर है, मोमो की ओनर, इसका साथ फॉरेन ट्रिप किया चीफ मिनिस्टर। उनकी संरक्षण देने का काम चीफ मिनिस्टर कर रहा है। और ये पूरा वेटलैंड है, एनवायरमेंट से कैसे इसको एनओसी मिला, कैसे इसको बिल्डिंग प्लान मिला, सब टीएमसी का साथ ये लोग का मिला भगत है। पुलिस को काटमानी मिलता है और पूरा भ्रष्टाचारी सरकार। पाल्टाते হবে, পাল্টানো দরকার, 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 পাল্টানো দরকার। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई असम विधानसभा भवन की आधारशिला रखने के कार्यक्रम में हिस्सा लिया और उन्होंने कहा कि आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है और बापू ने पूरे देश को आंदोलित कर हमें स्वराज दिलाया था। आज मैं उन्हें नमन करता हूं। आज यहां पर लगभग 825 करोड़ की लागत से 5 परियोजनाओं का भूमि पूजन और उद्घाटन हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं असम के मुख्यमंत्री को बहुत बधाई देता हूं। इन्होंने 2025 में घोषणा की असम को हम समावेशी बनाएंगे और डिब्रूगढ़ को असम की दूसरी राजधानी बनाने का निर्णय उन्होंने घोषित किया था। हमने कांग्रेस की सरकारें देखी, उन्होंने कहा कि हमने कांग्रेस की सरकारें देखी, कई सारी घोषणाएं सिर्फ घोषणाएं बनकर रह जाती थीं, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा ने घोषणा की और आज 250 एकड़ में असम के दूसरे विधानसभा परिसर का शिलान्यास हुआ है। आज पूरे भारत में डिब्रूगढ़ के वासी राजधानी असम के वासी माने जाएंगे। बापू ने पूरे देश को आंदोलित कर हमें स्वराज दिलाया था। आज मैं पुण्यात्मा महात्मा गांधी जी को भी प्रणाम करना चाहता हूं। भाई और बहनों, आज यहां पर लगभग 825 करोड़ की लागत से 5 परियोजनाओं का भूमि पूजन और उद्घाटन हुआ है। सबसे पहले मैं आसाम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा को डिब्रूगढ़ की जनता की ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। इन्होंने 2025 में घोषणा की कि आसाम को हम समावेशी बनाएंगे और डिब्रूगढ़ को असम की दूसरी राजधानी बनाने का उन्होंने निर्णय घोषित किया। हमने कांग्रेस की भी सरकारें देखी हैं, कई सारी घोषणाएं सिर्फ घोषणा बनकर रह जाती थी, मगर ये तो भाजपा सरकार है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने घोषणा की और आज 250 एकड़ में आसाम के दूसरे विधानसभा परिसर का शिलान्यास हुआ है। डिब्रूगढ़ वालों, आज पूरे भारत में
मेरे डिब्रूगढ़ के वासी राजधानी आसाम के वासी माने जाएंगे। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। दिल्ली में कांग्रेस नेताओं ने मनरेगा बचाओ संग्राम कार्यक्रम का आयोजन किया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इस दौरान कहा कि पूरी दिल्ली से अनेक नेता यहां इकट्ठे हुए हैं। जैसे यहां इकट्ठे हुए हैं वैसे राज्यों की राजधानी भी हर वार्ड में इस तरह का शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है। हर वार्ड में मनरेगा को बचाना मतलब मजदूर की आवाज को बचाना है। उन्होंने कहा कि इस देश में किसी भी सरकार ने मजदूर का नुकसान किया है या अपमान किया है तो वो सरकार ज्यादा दिन नहीं रही है। सिलसिले में एक कदम इन्होंने उठाया है जिसका कर मुकाबला कर रहे हैं। हमारे यहाँ वरिष्ठ नेता श्री अजय माकन जी हैं, श्री जयराम रमेश जी हैं, काजी निजामुद्दीन जी हैं, देवेंद्र यादव जी हैं और अनेक नेता दिल्ली भर से यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जैसे यहाँ इकट्ठे हुए हैं वैसे राज्यों की राजधानियों में भी हर वार्ड में आज इस तरह का शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है। नरेगा को बचाना मतलब मजदूर की आवाज को बचाना। इस देश में किसी भी सरकार ने मजदूर और किसान का अपमान किया है, उनका नुकसान किया है तो वो सरकार ज्यादा दिन नहीं रही है। नरेंद्र मोदी को ये समझ लेना चाहिए कि न केवल मजदूर और किसान का नुकसान किया है, जवान का भी नुकसान किया है, नौजवानों का भी नुकसान किया है और इसका खामियाजा इस सरकार को भुगतना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे। एससीपी नेता एकनाथ खड़से ने कहा कि मैं घटनास्थल का दौरा करने आया था तो मैंने देखा बहुत भीषण दुर्घटना हुई है। जो छोटा जहाज है वो तो दिख भी नहीं रहा है, उसकी बस टेल दिख रही है। मैंने देखा कि दादा चुनाव प्रचार के लिए जाते थे लेकिन फिर भी वो ऑफिस की फाइल लेकर जाते थे। वहाँ पर बहुत सारी फाइल दिख रही है। उनकी जो जान गई है वो बहुत ही दुखदायक है। एक्सीडेंट हुआ वो स्पॉट देखने में आया था इसे, तो मैंने देखा बहुत भीषण अपघात हुआ है और जो छोटा हवाई जहाज है वो तो दिख भी नहीं रहा, उससे टेल दिख रही खाली, बाकी सब जले हुए पार्ट है। और उसमें भी एक देखा मैंने कि दादा के पास जो फाइल्स थी वो फाइल्स के भी कागजात उन्होंने इन गए थे। मतलब ये जो यहाँ प्रचार के लिए आते थे, इलेक्शन प्रचार के लिए, फिर भी वो अपना ऑफिस का काम साथ में लेके आते थे ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत सारी फाइल वहाँ दिख रही है। और ऐसा लग रहा है कि ये अगर हवाई जहाज दूसरी तरफ थोड़ा सा उधर हो जाता था तो बच भी जाते थे, पर नीति कुछ अलग ही थी। यहाँ आने के बाद उनकी जो डेथ हो गई वो बहुत ही दुखदायक है। सर, कहा जा रहा है कि ये जो घटना लेकर के क्या कोई मर्जर के संभावना है? क्या मर्ज की कुछ चर्चा थी या मर्जर हो सकता है? क्या सुनेत्रा पवार को मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए, उप मुख्यमंत्री मांग? देखिए, मर्जर की बातें तो कई दिन से चल रही थी और 3-4 महीने में इसकी बातें अजय दादा और सभी नेताओं के साथ हुई भी थी और उसमें करीब करीब ये तय हो गया कि मर्जर करना है। मर्जर करने के पहले ये भी तय हुआ कि अभी जो लोकल बॉडी इलेक्शन हुए वो चल रहे हैं, ये लोकल बॉडी इलेक्शन में घड़ी से लेकर हम लोग लड़ेंगे, ऐसा तुतारी का कहना था, मतलब शरद पवार गुट का कहना था। दोनों का मिला ऐसा कि घड़ी पे लड़ो, भी जब एक साथ आना ही है तो घड़ी पे इलेक्शन लड़ो। तो अभी जो इलेक्शन हो रहा है तो सब अजय दादा पवार का जो घड़ी चिन्ह है उस पर लड़ रहे हैं और बाकी जो है तुतारी तो बंद हो गई है। ऐसा भी हुआ था, शायद ऐसी चर्चा भी कि ये लोकल बॉडी इलेक्शन होने के बाद मर्जर की घोषणा हो जाए, पर अभी इतना ये होने के बाद अब क्या होता है पता नहीं है। सर, क्या मीटिंग में अजीत पवार ने इसको लेकर फाइनलाइज कर दिया था कि दोनों पार्टी मर्ज हो जाएगी? अजीत पवार भी चाहते थे। देखो, अंतिम निर्णय तक आए थे इतना मुझे मालूम है, बाकी तो कुछ मालूम नहीं। अजीत पवार ने सर क्या अजीत पवार ने खुद कहा था कि अब हम दोनों पार्टी मर्ज हो जाएंगे? नहीं, ये मुझे मालूम नहीं है। सरकार में शामिल होने की बात चल रही है एनडीए में लेकर। ये देखो, अभी तो ऐसी दुर्घटना होने के बाद ऐसी बातों पर चर्चा करना भी अनुचित है, अच्छा नहीं है। लेकिन क्या पवार साहब को इस बारे में सोचना चाहिए महायुति और एनडीए में शामिल होने को लेकर? देखो, अभी तीसरा दिन हुआ है घटना को और तीसरे दिन घटना हुई, इतना दुखद प्रसंग हुआ, ये चर्चा उसके लिए करना ये। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने बिहार सरकार द्वारा महिलाओं के लिए रोजगार योजना का भत्ता 10,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने पर कहा कि विपक्ष ने तो कोई काम किया नहीं और महिलाओं के लिए बिहार में काम जो हुआ है
अगर आप हजारों साल का इतिहास देखिए तो नीतीश कुमार ने ही काम किया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष से एक बार कहिए कि नीतीश कुमार से पहले महिलाओं की स्थिति क्या थी, उसका व्हाइट पेपर निकालें। जब विपक्ष को मौका मिला तब उन्होंने क्यों नहीं काम किया? उन्होंने महिला को आरक्षण क्यों नहीं दिया? बिहार में महिलाओं के लिए अगर कोई काम किया है तो वो नीतीश कुमार ने किया है। ऐसा है कि अपोजिशन तो कोई काम किया नहीं आज तक, और महिलाओं के लिए काम बिहार में हजारों साल का इतिहास देखिए, अगर एक आदमी किया है उनका नाम है नीतीश कुमार। एक बार कहिए ना अपोजिशन को, नीतीश कुमार जी से पहले महिलाओं की क्या स्थिति थी, इस पर एक व्हाइट पेपर निकाले। क्या स्थिति थी महिलाओं की, उनके परिवार को छोड़कर अन्य महिलाओं की क्या स्थिति थी? कितनी महिलाएं मुखिया बनती थी, कितनी जिला परिषद बनती थी, कितनी जीविका समूह में थी? क्यों नहीं किए जब मौका मिला उससे? तो नीतीश कुमार जी पैसा भी दिए हैं और जो रोजगार को आगे बढ़ाएंगे उनको समर्थन भी करेंगे, और आगे महिला रिजर्वेशन भी आए। समझ रहे हैं ना? अब महिला को रिजर्वेशन कौन दिया पंचायत में? काहे नहीं दिए? हम भी पूछ रहे हैं, जैसे हमसे पूछ रहे हैं ना, उनसे पूछिए क्यों नहीं दिए। अपने घर को, परिवार को छोड़ करके आप महिलाओं को क्यों नहीं पंचायत में रिजर्वेशन दिए? सरकार थी आपकी, आपको कोई अधिकार नीतीश कुमार जी से पूछने का नहीं। महिलाओं के लिए, अगर मैं 60-70 साल की बात नहीं कर रहा हूं, हजारों साल में बिहार की महिलाओं के लिए कोई काम किया है, उसका नाम नीतीश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान पर राजद नेता मनोज कुमार झा ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी संविधान से वाकिफ हैं। अनुच्छेद 39 स्पष्ट शब्दों में कहता है कि आर्थिक नीतियों के संदर्भ में राज्य की क्या भूमिका होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पर मूल्यांकन कर लें। क्या प्रधानमंत्री मोदी को आय की असमानता परेशान नहीं कर रही है? अगर नहीं कर रही है तो आप देश के पीएम नहीं हैं। उन्होंने कहा कि युवा को कुछ हासिल नहीं है, क्या इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए? ये कहानियां मैं बहुत वर्षों से सुन रहा हूं। प्रधानमंत्री जी संविधान से वाकिफ हैं। आर्टिकल 39 स्पष्ट शब्दों में कहता है कि आर्थिक नीतियों के संदर्भ में राज्य की क्या भूमिका होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी उस पर मूल्यांकन कर लें। क्या प्रधानमंत्री जी को आय की असमानता परेशान नहीं कर रही है? अगर नहीं कर रही है तो आप देश के प्रधानमंत्री नहीं है, विशाल हृदय नहीं है। जॉबलेसनेस मतलब पूरा का पूरा हमारा युवा वर्ग, उनके अंदर का आक्रोश देखिए, उबाल देखिए, कहीं कुछ हासिल नहीं है। क्या इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए? मैं बार बार कहता हूं कि समृद्धि के 5 टापुओं की कहानी इस देश की जुबानी मत परोसिए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन पर बीजेपी नेता नवनीत राणा ने कहा है कि पवार साहब के उपकार महाराष्ट्र में जितने भी राजनीतिक नेता हैं उन सब पर था। मेरी करियर की शुरुआत दादा के साथ राजकीय क्षेत्र से हुई। मुझे लगता है कि दादा के साथ जो हुआ ये महाराष्ट्र में हर रहने वाला व्यक्ति दुखी है। ऐसा किसी के साथ भगवान ना करे, क्योंकि दादा कहते थे उनकी आखिरी सांस भी लोगों के काम करने में ही जाएगी। शायद बारामती के लोगों का प्यार उनके साथ इतना था कि उनकी आखिरी सांस इस क्षेत्र में गई। कुछ नहीं, मुझे नहीं लगता है कोई बात करने का समय है ये किसी के साथ में भी। और पवार साहब के उपकार इस महाराष्ट्र में जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स होंगे, मुझे नहीं लगता एक के ऊपर भी ऐसा नहीं होगा कि हमारे अजीत दादा का किसी के ऊपर उपकार नहीं हो। हम भी उसी में ही हैं, क्योंकि करियर की शुरुआत ही दादा के साथ, ये मेरी राजकीय क्षेत्र की शुरुआत हुई है। मुझे लगता है कि दादा के साथ जो हुआ, ये महाराष्ट्र में हर रहने वाला व्यक्ति ये दुखी है उस दिन से, और ऐसा किसी के साथ में भगवान ना करे, क्योंकि दादा हमेशा यही बोलते थे कि मेरी आखिरी सांस भी लोगों के काम करने में ही जाएगी। शायद बारामती का प्यार उनके साथ इतना था कि आखिरी सांस भी इस क्षेत्र में उनकी गई। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।